हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने तैयारियों के साथ में होंगे। ठीक है, मैं दिलीप कुमार स्वागत करता हूं आपको अपनी इस प्यारा से यूट्यूब चैनल डीएमसी बोधगया पर। तो चलिए, आज हम लोग क्लाइमेट यानी जलवायु के बारे में यानी मानसून के बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम होगा कि मैंने लगातार काफ़ी ज़्यादा वीडियो को क्रिएट कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप सबको उसको देखें और उस पर नोट बनाएं, अच्छा से अपना नोट बनाएं। जैसे आपको सौरमंडल कंप्लीट हो गया, ब्रह्मांड कंप्लीट हो गया, ये चैनल पे पड़ा हुआ जा करके आप देख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं मानसून के बारे में। ठीक है, जो उम्मीद से आप लोग आए हैं कि आज हम लोग मानसून को सीखेंगे, वो पक्का सिखाएंगे आपको। ठीक है, एकदम आसान भाषा में समझाएंगे क्या होता है उष्णकटिबंधीय, क्या होता है फेरल का नियम, ये सारा कुछ इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। सबसे पहली बात कि ये मानसून चैप्टर है, इसको इंग्लिश में क्लाइमेट कहते हैं। अब उसमें एक शब्द आता है जलवायु। ये जलवायु क्या होता है ना, कि जलवायु शब्द का मतलब क्या होता है। अगर जलवायु शब्द का मतलब बताइए, फिर मौसम शब्द का मतलब बताइए। तो देखो, समझो, किसी मेरी बात को समझो। ठीक है, अगर कोई वैसा स्थान जहाँ पे लंबे समय तक, लंबे समय कहने का मतलब 25 साल 30 साल है ना, 50 वर्ष है ना, तो कोई ऐसा स्थान जहाँ पे कोई लंबे समय तक मौसम के परिवर्तन ना होता हो, उसी को हम लोग कहते हैं जलवायु। ठीक है, वही लिखिए, किसी स्थान पर बीते लंबे समय तक के मौसम को, यानी कि एक ही मौसम लंबे समय तक रहे, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? जलवायु कहेंगे। अगर आपको क्लियर ना हुआ तो देखो समझने की कोशिश करो। जिसे मान लेते हैं, आपको एक बात बताते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आपको एक बात मालूम है कि यहाँ पे एक मानसरोवर झील है। ठीक है, बता दे, तिब्बत में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील से एक इधर की ओर नदी बहती है पश्चिम की ओर, जिसका नाम है सिंधु नदी। ठीक है, और पूरब की ओर एक नदी बहती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और ये आकर के इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब आपको एक बात पता होगा कि ये दोनों नदियाँ पूर्वगामी नदी है। पूर्वगामी नदी मतलब क्या होता है? वैसा नदी जो हिमालय पर्वत के बनने से पहले से बह रहा हो, उसको कहते हैं पूर्वगामी नदी। ठीक है, अब एक बात बताइए, इधर वाले एरिया जो है वो सारा एरिया में उस समय प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, पानी से बहुत ज़्यादा ग्रसित रहता था। यानी इधर बहुत ज़्यादा बाढ़ सिंधु नदी के कारण, और इधर आपको जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी के कारण। ठीक है, ये सारा एरिया, यानी यहीं पे पंजाब है, ये सब राजस्थान है। उस समय की बात करें, उस समय ये सिंधु नदी के कारण ये सारा क्षेत्र पूरी तरीके से पानी से डूबा हुआ था। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज अगर हम लोग किसी से पूछते हैं कि बताइए भारत का वह कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, तो लगभग आंसर लोग राजस्थान को ही चुनता है। वहाँ पे मरुस्थल है, वहाँ पे बारिश हो ही नहीं करता, वहाँ पर एकदम बारिश समझो तो ना के बराबर होता है। पानी की वहाँ बहुत ज़्यादा कमी है। क्यों? एक ऐसा समय जिस समय वो पानी से डूब रहा था, और एक ऐसा समय जब वो पानी के लिए जूझ रहा है, एक एक बूंद के लिए पानी के लिए तड़प रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ही मौसम बदला या जलवायु बदल गया? तो आप कहेंगे सर कि ये जलवायु बदल गया। कुछ समय पहले ये जलवायु मतलब कुछ सालों तक ठीक ठाक रहा, उसके बाद वो बदल गया। इसका मतलब ये होता है कि आप लोग जिस सेक्टर में रह रहे हैं, उस सेक्टर का भी जलवायु जैसा भी है, उस सेक्टर के बाद उसका जलवायु बदलेगा। कुछ दिन के बाद 25 साल 50 साल 100 साल 200 साल क्यों ना हो जाए, बट इतने वर्षों के बाद बदलेगा तो बदलेगा। ठीक है, जैसे आप लोग सुने होंगे, गांव देहात में ज़्यादा करके बच्चे लोग सुने होंगे कि कोई ऐसा गांव जो पूरी तरीके से मतलब एकदम विरल होती थी, उसको टाड़ कहा जाता है गांव के सेक्टर में। ठीक है, कि टाड़ वाला एरिया है, वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे खेती नहीं होती है, वहाँ पर ये लोग पानी के लिए बहुत ज़्यादा जूझते हैं, है ना, वो सब टाड़ वाला एरिया होता है। ठीक ना, लेकिन अगर वही सेक्टर को आज जाके देखेंगे आप लोग, तो कुछ ऐसे हैं जो अभी तक वैसे ही हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र है जो अभी तक वैसे ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र है वहाँ पे अब पानी की उद्गम हो गई है, अब वहाँ अच्छे खासे फसल भी उगता है। ठीक है, अब वहाँ पे तो टाड़ शब्द जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए, वो भी कम पड़ जा रहा है। कैसे टाड़ मान ले, वहाँ पे तो फसल उगता है अच्छा दम। ठीक है, तो वहाँ पे कह सकते हैं कि उसका क्या परिवर्तन हो गया? जलवायु परिवर्तन हो गया। लेकिन मौसम क्या है? किसी स्थान पर एक दिन या एक सप्ताह तक, हार्डली से हार्डली एक सप्ताह तक अगर कुछ वायुमंडलीय परिवर्तन हो रहा है तो उसको कहेंगे मौसम। यानी मौसम बहुत जल्द आएगा और जाएगा, यानी बदल जाएगा ये तुरंत, लेकिन जलवायु नहीं बदलेगा। अगर किसी से दोस्ती भी करो
तो मौसम के जैसा दोस्ती रखिएगा कि जलवायु के जैसा दोस्ती रखिएगा? कैसा रखिएगा दोस्ती? मौसम के जैसा तो नहीं रखिएगा। गाना भी फेमस है कि मेरे यार बदलना जाना मौसम के तरह, क्योंकि ये एक दिन या एक सप्ताह के बाद ज़रूर बदल जाता है। जो गाना छपा होगा वो भी भूगोल पढ़ा होगा बढ़िया से। आप लोग कहें सर मौसम के जैसा हम नहीं दोस्ती करेंगे, कैसा करेंगे? जलवायु के जैसा। जलवायु के जैसा क्यों करिएगा? क्यों? क्या आपको भी 25 साल 50 साल के बाद बदलना ही है? मतलब दोस्ती करने का मतलब ही बस यही बन रहा है कि आगे बदलना है तो है। जलवायु वो है जो कभी ना कभी बदलेगा, ठीक ना, लेकिन फर्क इतना है कि वो जल्दी नहीं बल्कि बहुत सालों के बाद बदलेगा। तो दोस्ती ना तो जलवायु के जैसा कीजिए ना तो मौसम के जैसा कीजिए, दोस्ती वैसा कीजिए जो हमेशा साथ दे सके, ठीक है ना, हर डिसीजन में, खुशी में, दुख में, सब जगह। हाँ, अगर ये दोनों में तुलना कर रहे हैं तो कहेंगे जलवायु आप ठीक कर रहे हैं, ठीक ठाक है, ठीक है। तो जलवायु कहेंगे किसी स्थान पर लंबे समय तक के अगर वायुमंडलीय परिवर्तन है तो हम वहाँ पर ही कह सकते हैं कि वो जलवायु है, ठीक है। बट मौसम क्या है? एक दिन या एक सप्ताह हार्डली से हार्डली, ठीक है, में कुछ परिवर्तन हो रहा है तो उसको कहेंगे हम लोग मौसम, ठीक है। अब भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु समझने से पहले आपको एक बात समझाना पड़ेगा हमको, ठीक है। देखिए ये ग्लोब दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये ग्लोब दिख रहा है ग्लोब ये ग्लोब दिख रहा है। ग्लोब मतलब होता क्या है? तो ये पृथ्वी का एक नक्शा जो कि हम लोग जैसे स्कूल ऑफिस वगैरह में भी देखे होंगे ग्लोब, है ना। चलिए, तो उसमें ग्लोब में यानी पूरी पृथ्वी में, पूरा इस प्रकार से ग्लोब में, पृथ्वी में जो बीचे बीच से गुजरता है उसको कहते हैं विषुवत रेखा। कौन सा रेखा? विषुवत रेखा, ठीक है। इसको एक और नाम है, ये टोटल पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। एक भाग इधर को कहते हैं, ऊपर वाले को उत्तरी भाग यानी गोलार्ध बोल सकते हैं, आधा गोलार्ध है ना, उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे वाला यानी विषुवत रेखा के नीचे वाले सेक्टर को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक ना। तो ये दोनों गोलार्ध को ये बीचे बीच से आकर के गुजार देता है विषुवत रेखा, तो इसीलिए इसका एक नाम और है भूमध्य रेखा। कौन सा रेखा? भूमध्य रेखा। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो भूमध्य रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको, ये विषुवत रेखा को इंग्लिश में इसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो भूमध्य रेखा और ऊपर में क्या है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, और नीचे मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ पर। अब विषुवत रेखा कितना डिग्री पर है? 0 डिग्री पर, ठीक है। तो कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक के एरिया को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्यों कहते हैं? सबसे पहली बात तो यही हम लोग समझना है कि उष्णकटिबंधीय क्यों कहते हैं। तो देखो समझो, हम लोग का जो सूरज है, जो सन, ये मात्र यही दो रेखाओं के बीच में चमकता है। ये सूरज जो है ये पूरी तरीके से यही दो रेखाओं के बीच में चमकता है। यहाँ घसक के आएगा, यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। यानी एक शब्द में कहें तो ये टोटल एरिया में, टोटल जितना भी ये पृथ्वी पर है एरिया यानी जगह यानी क्षेत्र, उसमें सबसे ज़्यादा जो गर्मी रहेगा ये दोनों सेक्टरों पर रहेगा, है ना, मगर इसी के बीच में रहेगा। और अगर इसमें भी कंफर्म पूछे कि कौन सा एरिया है तो कहेगा विषुवत रेखा। क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ भी है तो इससे ये नज़दीक पड़ रहा है विषुवत रेखा, और अगर ये सूरज मकर रेखा पर आ जाएगा तो उससे भी ये उतना ही नज़दीक पड़ेगा। अगर ये कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर घसकेगा, घसकने इन द सेंस माने बढ़ेगा, तो फिर एक बार विषुवत रेखा को पार करके आना पड़ेगा, ऐसे पार करके आना पड़ेगा ना बउआ लोग। और अगर मकर रेखा से भी कर्क रेखा के पास जाएगा तो ऊपर भी पार करना पड़ेगा, है ना। यानी ये विषुवत रेखा है वो ज़्यादा गर्म से ले लिया है, ठीक है। और गर्मी को, गर्म को एक और भाषा में बोला जाता है, ज्योग्राफी के भाषा में, वो है उष्ण, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? उष्ण बोला जाता है। उष्ण, उष्मा होता है ना, तो उष्ण, ठीक है। तो एक गर्मी वाला एरिया है, इसीलिए इस एरिया को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या फिर उष्ण कटिबंधीय एरिया बोल सकते हैं, ठीक है। ये टोटल एरिया को क्या नाम दिया गया? उष्ण से, यानी ज़्यादा गर्मी होने के कारण इसको उष्ण कटिबंधीय एरिया बोला गया। एक ऊपर और रेखा है, एक नीचे भी और रेखा है, अंटार्कटिक और अंटार्कटिक दो रेखा है 66.5 डिग्री पर नॉर्थ, और ये 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है यहाँ, मतलब ये अंटार्कटिक और आर्कटिक रेखा के बाद वाला जो बीच वाला एरिया यहाँ पे है, ये दोनों एरिया में गर्मी भी है तो ठंडा भी, गर्मी भी है और ठंडा भी है। तो गर्म को उष्ण कहा जाता है और ठंडा को क्या बोलते हैं? शीत कहा जाता है, शीत, ठीक है।
तो यहाँ पर एक गर्मी भी है और ठंडा भी है, तो ठंडा के लिए बोलेंगे शीत और गर्मी के लिए क्या बोलेंगे, उष्ण। इसीलिए इस सेक्टर का नाम है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। कुछ समझ में आ रहा है बात क्लियर हो रहा है। शीतोष्ण कैसे बोल दिए, इसमें देखो बढ़िया से चेक करो, संधि विच्छेद करके, दो शब्द है शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, है ना। और उष्ण माने गर्मी और शीत माने ठंडा, यानी ये वाला एरिया और ये वाला भी सेम हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, ये दोनों सेम हो जाएगा, यानी ये वाला एरिया में गर्मी भी है और ठंडा भी है। भारत जो है वो कर्क रेखा के बीचों बीच पर गुजरती है, यानी ये जो भारत है वो यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे होने के कारण यानी इसको ऐसे कर्क रेखा गुजरती है भारत में, ठीक है। तो ये कर्क रेखा के नीचे वाला एरिया, यानी ये जो कर्क रेखा है यहाँ पर भारत एकदम सेम टू सेम यहीं पर या करके सेट किया हुआ है, ठीक ना। तो कर्क रेखा के नीचे वाला एरिया जितना भी है वो सब कहीं ना कहीं कह सकते हैं उष्ण कटिबंध में आएगा, लेकिन जो कर्क रेखा का ऊपर वाला एरिया है वो किस में आएगा, शीतोष्ण कटिबंध में आएगा। जैसे ऊपर हो गया झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो इसीलिए इधर वाले एरिया में देखेंगे तो गर्मी का भी मौसम आता है और ठंडा का भी मौसम आता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये शीतोष्ण कटिबंध से ऊपर की ओर बढ़ेगा, क्योंकि सूरज जो है वो कर्क रेखा तक रह गया, ऊपर नहीं गया है, और इन्हें नीचे मकर रेखा तक रह गया, इन्हें नीचे नहीं आया है, ठीक है। और ऊपर वाले सेक्टर को कहेंगे उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और यहाँ बोलेंगे साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो ऊपर वाले एरिया तक जैसे जैसे पहुंचेंगे वहाँ ठंडा बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि सूरज जो है वो इधर तिरछा चमकता है, सीधा नहीं चमक पाता, लंबवत नहीं चमकता है, ठीक है ना। और यहाँ तक सूरज नहीं पहुँचने के कारण इधर ठंडा वाला एरिया है, और ठंडा को क्या बोला जाता है, शीत, इसीलिए डायरेक्टली इसको शीत कटिबंध बोलते हैं। ऊपर वाले एरिया को शीत कटिबंध, और नीचे भी हो जाएगा शीत कटिबंध, ठीक है। तो कटिबंध कितना बता दिए, 3। पहला उष्ण कटिबंध, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध, और उसके बाद शीत कटिबंध। क्लियर हुआ। तो ये जो भारत वाला जो जलवायु है वो कैसा जलवायु है, तो ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। आप कहेंगे कि सर तो उष्ण कटिबंध कैसे हो गया, क्योंकि कर्क रेखा के नीचे रहेगा केवल वही ना, कर्क रेखा का ऊपर वाला सेक्टर तो हम कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध में। लेकिन बबुआ ये ऊपर वाला एरिया जलवायु को प्रभावित करने के लिए 2 कारक यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, देखिए आपको पढ़ाए हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कितना है, 2 है। पहला है उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर। जैसे ये भारत है तो भारत के उत्तर में एक क्या है, हिमालय पर्वत है, और हिमालय करता क्या है ना कि मध्य एशिया यानी कि भारत के ऊपर जो मध्य एशिया वाला और भी इधर जो कंट्री है उधर के शीतल हवा यानी एकदम ठंडी ठंडी हवा को आने नहीं देता है भारत में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बॉर्डर के जैसा हिमालय पर्वत खड़ा है, इसलिए उधर का हवा इधर नहीं आ पाती है। और अगर नीचे बात करेंगे तो नीचे हिंद महासागर भी है, और अगर नीचे बात करेंगे तो नजदीकली किसका नजदीक में है, ये 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा के नजदीक में है। तो इधर वाला विषुवत रेखा के नजदीक होने के कारण इधर ज़्यादा गर्मी रहता है, और इधर से अरब सागर और इधर से बंगाल की खाड़ी अपना वर्षा जल को ले जा करके धमाक सुगन बरसा देती है, ठीक है। तो अभी ये टोटल टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे, ठीक ना। बस अभी तक आप यहाँ तक नोट करिए और आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, ये बात नहीं बताएं, भारतीय मौसम जो विभाग है उसका स्थापना कब हुआ, 1875 में हुआ। हुआ कहाँ था, शिमला में, ठीक है। ये 1875 में हुआ और शिमला में हुआ। आप लोग आज कमेंट करके बताना कि शिमला किस राज्य में है, ठीक है। चलिए, लेकिन बाद में स्थापित किया गया, लेकिन बाद में इसको कहाँ कर दिया गया, पूना कर दिया गया, ठीक है। चलिए, मुंबई पूना है ना। तो पहले मौसम विभाग का स्थापना 1875 शिमला में हुई थी, लेकिन बाद में इसको कहाँ कर दिया गया, पूना में कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए अब हम आप लोग को अगला स्लाइड में लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे, आगे क्या है, पवनों की दिशा में परिवर्तन होती है, ठीक है। जो हवा है उसका दिशा बदल जाता है, कभी कभी हवा जो है वो दूसरी दिशा की ओर और कभी कभी दूसरी दिशा की ओर चलती है, ठीक है। तो हवा को बदलने की यानी कि पवन, हवा को ही पवन बोला जा रहा है, ठीक है। तो पवन के दिशा परिवर्तन हो जाने के कारण भारत में ऋतुओं को 4 भागों में बांटा गया है। एक तरफ की ओर चलेगा हवा यानी पवन, तो उसका अलग ऋतु नाम देंगे। दूसरी ओर चलेगा तो अलग ऋतु, यानी कि जब वो चारों दिशाओं में घूमेगी अलग अलग, तो उसको अलग अलग ऋतुओं के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसमें डेट सहित लिखा हुआ है कि कितना तारीख से कितना तारीख तक कौन सा ऋतु चलेगा, ठीक है। जैसे आपको बता दें हम, देखिए पवन की दिशा परिवर्तन के कारण ऋतु को 4 भाग में बांटा गया। पहला ऋतु का नाम क्या है, शीत ऋतु। कौन सा ऋतु,
शीत ऋतु, ठीक है। और शीत ऋतु जो है वो ठंड की मौसम होती है, इसमें शीत गिरती है, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक, तो 15 दिसंबर से 15 मार्च तक चलती है, ठीक है। शीत ऋतु ये लगभग डिपेंड करता है, इसी के बीच में होता है लगभग, यानी 14 दिसंबर भी कभी कभी हो सकता है, तो 16 भी हो सकता है ना, यानी लगभग मोटा मोटी 15 दिसंबर से 15 मार्च तक ये चलती है। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। भारत में ऋतु कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, और उसके बाद वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, ठीक है। ये चारों ऋतु, चारों का डेट आप ध्यान रखेंगे। तो शीत ऋतु को 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु को हो जाएगा 16 मार्च, क्योंकि 15 मार्च तो यहाँ हो गया डन, है ना। 16 मार्च से लेकर के 15 जून तक, कहाँ तक, 15 जून तक। उसके बाद वर्षा ऋतु को जब 15 जून खत्म हो गया तो 16 जून से लेकर के 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु, 16 जून से 15 सितंबर तक। और शरद ऋतु जो है वो 15 खत्म हुआ तो 16 सितंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक, ठीक है। तो भारत में ऋतु कितनी प्रकार के, 4 प्रकार के, 4 का डेट आपको लिख दिया गया है, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, जो भारत के कौन सा एरिया बोल रहे हैं हम, भारत के तमिलनाडु वाला तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपका कंपटीटिव लेवल के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। कि तमिलनाडु या फिर कोरोमंडल, दोनों में से कोई भी एक शब्द उठाता है, ठीक है। ज़्यादातर कोरोमंडल उठाता है कि कोरोमंडल के तट पर होने वाले वर्षा के कारण को बताए। तो तमिलनाडु या फिर कोरोमंडल के तट पर जो वर्षा होती है वो मतलब कौन सा से होती है, तो लौटती हुई मानसून से होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तमिलनाडु या फिर कोरोमंडल के तट पर जो वर्षा होती है वो किससे होती है, तो लौटती हुई मानसून से होती है, ठीक है। अब कुछ ऐसे है जो गर्मियों के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी हवा चलने के कारण बारिश होता है, और उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बताते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली मानसूनी हवा के कारण कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर बारिश हो जाती है, ठीक है। और वहाँ पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में इस वर्षा को, जो गर्मी के दिन में कभी कभी हो जाता है, उसको नॉर्वेस्टर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, नॉर्वेस्टर, कहाँ, पूर्वी भारत में। अच्छा, वेस्ट बंगाल में क्या बोलते हैं, काल बैसाखी के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है। कर्नाटक में बोलते हैं चेरी ब्लॉसम, या फिर कॉफी वर्षा भी इसको बोला जाता है। कॉफी वर्षा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो वर्षा है जो ग्रीष्म ऋतु में होती है, ये वर्षा कॉफ़ी के फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये महत्वपूर्ण होता है, उसको लाभदायक होता है, ठीक ना। इसीलिए इस वर्षा को कॉफ़ी वर्षा भी बोला जाता है, ठीक है। दक्षिणी भारत में इसे आर में वर्षा बोला जाता है। दक्षिणी भारत में खास करके बोलेंगे तो केरल में, ठीक ना। आर में वर्षा क्यों, क्योंकि ये आम के पेड़ के लिए भी ये बहुत अच्छा होती है ना, यानी लाभदायक होती है, इसलिए इसे आर में वर्षा भी कहा जाता है। गर्मी के दिनों में कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ पर पूरा एकदम गरम हवा चलता है, ठीक है। और उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, लेकिन जो एक नाम हम यहाँ पे लिखे हैं वो इतना इम्पोर्टेंट है, देखो वो वेस्ट बंगाल वाला भी इम्पोर्टेंट है, जरा ध्यान से याद रखना, ठीक है। ये वाला चेरी ब्लॉसम में है ना, ये कहाँ है, तो कहाँ मतलब जगह नहीं है, ये ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली मानसूनी हवा कारण होने वाला वर्षा है, जो कि मतलब कर्नाटक में इसको किस नाम से जाना जाता है, चेरी ब्लॉसम में। लेकिन उत्तरी भारत में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है, तो लू, ठीक है। उत्तरी भारत में गर्म हवा जो चलती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो लू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब भारत के प्रायद्वीपीय आकृति के कारण, प्रायद्वीपीय मतलब भारत के जो दक्षिणी एरिया है उसको प्रायद्वीपीय बोला जाता है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय आकृति के कारण भारत के मानसून के 2 भागों में बांटा गया। कितना भाग में, 2 भाग में। जैसे अगर भारत को हम यहाँ पर अगर बनाने की कोशिश करें, केवल नीचे वाला एरिया बनाएंगे, जैसे ये वाला एरिया मान लेते हैं नीचे वाला बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाला एरिया को बोलते हैं अरब सागर, और इधर वाले को बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, ठीक ना। तो अगर हम यहाँ पर ही इसको 2 भाग में बांटा गया है तो बोलेंगे अरब सागर और क्या बोले, बंगाल की खाड़ी, यानी 2 भाग ये हो गया। अरब सागर से क्या होता है कि अरब सागर इनने से टोटल पानी के हवा के साथ में मानसूनी जब बादल उधर जब इधर से जाता है तो टोटली जाके धड़ाम से केरल वाले तट पर या फिर पश्चिमी तट पर पूरी तरीके से वर्षा कराती है, ठीक है। यानी एक शब्द में कहें तो अरब सागर से आने वाली मानसून क्या वर्षा कराती है, पश्चिमी तट या फिर पर्सनली अगर कोई स्टेट जहाँ ज़्यादा कर देती है तो हो जाएगा जाकर के आपका केरल वाले तट पर, ठीक है। लेकिन इधर से बंगाल के खाड़ी देने से जो वर्षा आती है, जो मतलब जलवायु यानी बादल आती है, वो 4 पहाड़ियों पर ज़्यादा बरसती है। गारो, खासी, जयंती, ये तीनों हुआ ना, गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 पहाड़ियों पर ज़्यादा बरसती है। और यहीं पर एक मेघालय के स्थान है
जिसका नाम है मानिसराम, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानिसराम में। कहाँ होती है? मानिसराम में, ठीक है। मानिसराम कभी कभी चेरापूंजी भी ले लेता है आंसर, क्योंकि मानिसराम के बगल में ही जस्ट वहाँ पे 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर चेरापूंजी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसूनी के कारण किन 3 पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है, तो गारो, खासी, जयंती। गारो, खासी, जयंती। और कौन सा राज्य में ज़्यादा वर्षा कर देती है, तो ये मेघालय के मानिसराम में ज़्यादा वर्षा कर देती है। मेघालय के मानिसराम में लगभग 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सोचो, हम लोग बिहार वाले सेक्टर में हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि लगभग औसतन वर्षा जो होती है वो 118 सेंटीमीटर होती है। औसतन बोल रहे हैं, ठीक है। औसतन माने कि लगभग में, मोटा मोटी साल भर में जितना वर्षा होता है उसको औसत निकाला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर ही औसतन वर्षा उतना होती है 118, जिसमें कितना ज़्यादा बाढ़ की स्थिति दयनीय हो जाती है। लेकिन ये जो एरिया है मेघालय वाला, यहाँ पर जो मानिसराम है वहाँ पर 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मतलब समझो कितना वर्षा होती है, ठीक है। अब एक नियम है जो कि जलवायु में ही नियम आता है, जिसका नाम है फेरल का नियम, ठीक है। फेरल एक वैज्ञानिक था जो नियम दिया, कहा कि अगर पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच सही कौन रेखा है, 0 डिग्री विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, इसी को नाम है, ठीक है। ये हो जाएगा कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, आगे हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ, कौन रेखा, मकर रेखा, ठीक है। अब ये फेरल कहा कि ये जो विषुवत रेखा इसके ऊपर को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। ये कहा ना कि ऊपर वाले हिस्सा में जितने भी जलवायु हवा रहेगी वो इस दिशा की ओर इधर आके मुड़ जाएगी, इधर की ओर मुड़ेगी हमेशा, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध से जितना भी हवा रहेगा, जैसे हवा आती है सीधा और वो आना तो चाहती है नीचे, सीधा हवा नीचे आना चाहती है, लेकिन वो क्या होती है कि इधर की ओर अपने आप मुड़ जाती है, ठीक है। आना चाहती है सीधा, लेकिन यहाँ से इसे मुड़ जाती है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में दिशा जो हवा है वो बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है। ये किसने बताया था, तो ये फेरल के नियम है, यानी फेरल के द्वारा ये बताया गया था, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि उन लोग को भी कुछ फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर कोई आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कि हमको ये टॉपिक पर आप वीडियो बना दें सर, तो हम उसको बना देंगे, नहीं तो फिर हम अपना टॉपिक जिस प्रकार से लेकर चल रहे हैं उसको कल लेकर के आएंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए, आज की सेवा यहीं तक, मिलते हैं आप सबसे अगले दिन, ओके, बाय।